not a game, it's a rich thing. प्रोफेसर मेहदी अली खां मुल्क की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के मारूफ माहिर नबातात थे। मुख्तलिफ पौधों और जड़ी बूटियों पर इनके तहकीकी मुकाले दुनिया भर जामियाती रसाइल में छपते थे। इनके तहकीकी काम को इस शोबे के तलबा और तलबात के लिए मोतबर हवाले की हैसियत से पढ़ा भी जाता था। इन दिनों वो जहानापुर के आसपास की वादियों और पहाड़ों में नायाब और कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक के लिए आए हुए थे। वो पिछले 2 महीनों से बिश्करी झील के किनारे कॉटेज नंबर 50 में ठहरे हुए थे। इनके काम की नौइयत ऐसी थी कि हफ्ते में 2 दिन वो कॉटेज में गुजारते, अक्सर पहाड़ों और जंगलों में अपने एक मुआवन के साथ जड़ी बूटियों की तलाश में फिरते रहते। रात होने पर इसी जगह कैंप लगा लेते। 2-3 रातें इन पहाड़ों और जंगलों में गुजारते थे। बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा वक्त उन्होंने कॉटेज से बाहर गुजारा था। इस बार भी वो अपने मुआवन के साथ जड़ी बूटियों की तलाश की मुहिम पर कॉटेज से बाहर गए हुए थे। कॉटेज नंबर 50 में अपने मुलाजमों को कम अज़ कम 4 दिनों का बताया था। जिस दिन वो कॉटेज से गए थे उसी रात कॉटेज नंबर 49 में कत्ल की वारदात हुई थी। पुलिस ने आसपास के सारे कॉटेजेस में रहने वालों से पूछगिछ की। सब भी शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लोग थे। कॉटेज नंबर 50 के मुलाजिम ने प्रोफेसर साहब का तारुफ कराते हुए बताया कि वो कॉटेज में मौजूद नहीं है। पुलिस के लिए भी प्रोफेसर मेहदी अली खां का हवाला बहुत मोतबर था, इसलिए इनके मुलाजिम से भी सरसरी अंदाज में पूछगिछ की गई। प्रोफेसर मेहदी अली खां 4 दिनों का बताकर गए थे। इत्तेफाक से तीसरे दिन ही उनका रिसर्च डाटा मुकम्मल हो गया। इसके अलावा इनके मावन को एक जहरीले कीड़े ने काट लिया था। जहर फैलने की वजह से इसे सख्त बुखार ने आ गिरा, इसलिए तीसरे दिन उन्होंने अपना सामान समेटा और बिशगरी के लिए वापस रवाना हो गए। इनके पास मजबूत गाड़ी थी, मगर इनका ज़्यादातर काम सड़क से हटकर पहाड़ों और जंगलों के अंदर होता था। इस वजह से जीप जहाँ तक जा सकती थी ले जाते थे, फिर एक मुनासिब जगह पर इसे खड़ी करके पैदल ही अपनी मुहिम पर रवाना हो जाते। इस दिन बहुत देर पैदल चलकर वो अपनी जीप तक गए और जब जीप पर सफ़र करके बिश्करी झील के ऊपर टीले पर पहुंचे तो रात के 8 बज चुके थे। टीले के पास बहुत से होटल और रेस्टोरेंट थे। सियाह जब बिश्करी झील देखने आते तो इन होटलों में खाते पीते और रेस्ट करते। इत्तेफाक से वहाँ प्रोफेसर साहब के कुछ पुराने स्टूडेंट्स मिल गए। वो बड़े शहर से यहाँ सैर व तफरीह के लिए आए थे। इन स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर साहब के साथ एक चाय का कप पीने और कुछ तस्वीरें खिंचवाने की ख्वाहिश जाहिर की। प्रोफेसर साहब इनके साथ एक रेस्टोरेंट में आ गए। चाय और गपशप के दौरान जब उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को नायाब जड़ी बूटियों की तहकीक और तलाश के बारे में बताया तो उन्होंने बाज़ जड़ी बूटियों के हवाले से इल्तिजा की के नमूने उनको दिखाए। प्रोफेसर मेहदी अली खां ने इन जड़ी बूटियों के नमूने कॉटेज में मखसूस शो केसों में सजा कर रखे हुए थे। उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इनकार करके अपने स्टूडेंट्स का दिल तोड़े। वो इन्हें अपने साथ लेकर कॉटेज की तरफ आए। स्टूडेंट्स की तादाद 6 थी। इनके पास अपनी लैंड क्रूजर थी। इस वक्त रात के 9 बज गए थे। जरा सी देर में वो टीले से उतरकर कॉटेज की तरफ जाने लगे। प्रोफेसर मेहदी अली खां कॉटेज का मुलाजिम 24 घंटे इनकी खिदमत पर मामूर रहता था। वो हांसमा भी था, कॉटेज की सफाई भी करता था, प्रोफेसर साहब के कपड़े धोता, इसके अलावा कॉटेज की खबरगिरी भी करता। प्रोफेसर मेहदी अली खां फील्ड विजिट से जब भी वापस आते मुलाजिम को अपना मुंतजिर पाते। आज वो शेड्यूल प्रोग्राम से 1 दिन पहले आए थे। इसके बावजूद इन्हें यकीन था कि मुलाजिम हर ज़रूरत का बंदोबस्त करके तैयार बैठा होगा। कॉटेज के सामने दोनों गाड़ियाँ रुक गई। प्रोफेसर साहब के मुआवन ने उतरकर कॉटेज के दरवाजे की बेल बजाई। इस दौरान प्रोफेसर साहब और इनके स्टूडेंट गाड़ियों से उतरकर दरवाजे के आसपास खड़े हो गए। बेल बजाने के बहुत देर बाद दरवाजा नहीं खुला। मुआवन बार बार घंटी बजाता रहा। वो मुलाजिम का नाम लेकर आवाज़ें देता भी रहा। इन्हें दरवाजे के करीब किसी कदमों की चाप भी सुनाई देती रही, फिर वो गायब भी हो गई। कुछ देर के बाद जब गुस्से और किसी अंदेशे से प्रोफेसर साहब के कहने पर इनका मुआवन दीवार फलांगने वाला था, अचानक कॉटेज का दरवाजा खुल गया। जिस शख्स ने दरवाजा खोला वो उनके लिए अजनबी था। वो शख्स भी इनको दरवाजे पर देखकर हैरान और परेशान था। ऐसा लग रहा था कि इनकी आमद इसके लिए गैर मुतवक्के थी। वो शख्स हकलाए हुए लहजे में बोला, जी 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 आप कौन है, किससे मिलना है? मुआवन ने इसे सर से पांव तक घूर कर देखते हुए कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो, नवाज शाह किधर है? मैं नवाज शाह का रिश्तेदार हूँ, वो मार्केट तक गया है कोई सामान लेने। इस दौरान प्रोफेसर मेहदी अली खां आगे बढ़े और दुरुस्त लहजे में बोले, क्या तुम दरवाजे से हटकर हमें अंदर दाखिल होने दोगे? क्या हम अपने ही कॉटेज में आने वालों के लिए एक अजनबी की तरह दरवाजे पर खड़े रहेंगे? वो शख्स एकदम गड़बड़ा गया। बदहवासी के आलम में इसके चेहरे पर जज़ला किसी कैफियत तारी हो गई। इसने एक तरफ हट कर रास्ता दे दिया। प्रोफेसर साहब कॉटेज में दाखिल हो गए। इनका मुआवन गाड़ी से सामान उतारने लगा। स्टूडेंट भी अभी तक दरवाजे पर ही खड़े थे। प्रोफेसर मेहदी कॉटेज में दाखिल हुए तो वो शख्स भी बहुत तेजी से इनके पीछे लपका। प्रोफेसर मेहदी से आगे निकलकर इनके बेडरूम में घुस गया। प्रोफेसर मेहदी के लिए इस शख्स की यह हरकत बहुत हैरानकुन थी। वो गुस्से से इसे कुछ कहने ही वाले थे कि इस वक्त वो शख्स इनके बेडरूम से बरामद हुआ। इसके हाथों में एक बैग था जो काफ़ी फूला हुआ था। बैग उठाए वो शख्स बहुत तेजी से इनके करीब से होकर बाहर की तरफ जाने लगा। प्रोफेसर मेहदी कुछ खटक गए।
इन्हें यह शख्स बड़ा पुरस्कार और मशकूक नजर आ रहा था। अपने मुलाजिम पर सख्त गुस्सा आ रहा था। वह शख्स जब कमरे से निकलकर फूले हुए बैग के साथ बाहर की तरफ दौड़ने लगा तो इन्हें सख्त परेशानी हुई। इनके बेडरूम में बहुत नायाब और कीमती अशिया थी, जड़ी बूटियों के नमूने थे, कई ऐसे साइंसी आलात थे जो रिसर्च के दौरान इनके काम आते थे। वो भी एकदम वापस मुड़े और इस शख्स को रोकने के लिए आवाजें देते हुए इनके पीछे बाहर की तरफ चलने लगे। इस दौरान वह शख्स कॉटेज का सेन पार करके दरवाजे तक आ गया। प्रोफेसर मेहदी अली ने इसे पुकारा तो वह रुकने की बजाय तेजी से दरवाजे की तरफ बाहर निकलने लगा। प्रोफेसर मेहदी अली खान ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। साथ ही जोर जोर से चिल्लाकर अपने मावन और स्टूडेंट्स को आवाजें देने लगे कि इस शख्स को रोक ले, इसे जाने मत दे। इनकी आवाज अहाते की छोटी सी दीवार के पार बाहर तक गई। इनके स्टूडेंट्स जो दरवाजे के आसपास इस इंतजार में खड़े थे कि प्रोफेसर साहब अंदर बुलाएंगे, जब उन्होंने प्रोफेसर साहब की आवाज़ सुनी तो चौंक गए। एकदम चौकन्ना होकर इस शख्स पर झपटने के लिए तैयार हो गए। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बड़े ही कदावर और कसरती जिस्म के मालिक थे। वह शख्स भी जिसीम और कवियुल जस्सा था, लेकिन 6 जवानों के मुकाबले में इसकी मजबूत जिसामत कुछ मानी नहीं रखती थी। वह शख्स मामले की नजाकत समझ गया। 6 नौजवान इसे घेरे हुए थे, इनका हसार तोड़ कर निकलना था। इसने पूरी कुव्वत सर्फ करके तेजी से एक तरफ झुकाई दी। सामने मौजूद निस्बतन कम वजन नौजवान से पेट में अपने सर से ज़रब लगाई। नौजवान एक झटके से लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। वो शख्स भी इसी जोंक में हसार तोड़कर आगे बढ़ा। इसकी कम बहती के करीब ही मौजूद दूसरे जवान ने एकदम अड़ंगा लगाया। वो दौड़ने की पोजीशन में था। इसकी टांग के आगे जब नौजवान की टांग आ गई तो वो दौड़ लगाने के लिए उठे हुए इसके कदम उखड़ गए। वो ऊपर उछलकर बहुत जोर से कच्ची जमीन पर आ गिरा। इसके हाथ में पकड़ा हुआ बैग भी झटके से निकलकर जरा फासले पर जा गिरा। दोनों जवानों ने झपट कर इसे जकड़ लिया। इसे ऊंधे मुंह लटाकर एक जवान इसकी पुश्त पर सवार हो गया और इसकी पेशानी जमीन से लगाकर इसे हिलने जुलने के काबिल भी न छोड़ा। इस दौरान प्रोफेसर मेहदी भी करीब आ गए। उन्होंने कांपते हुए अपने मावन से कहा कि कॉटेज के फोन से फौरन पुलिस को कॉल करे, इस मशकूक शख्स के खिलाफ रिपोर्ट करे। मावन तेजी से कॉटेज में चला गया। इस वक्त एक जवान की नजर इस शख्स के बैग पर जाकर ठहर गई। इसने दूसरों को भी इशारे से बैग की तरफ मुतवज्जे कराया। झटके से गिरने के सबब बैग की जंजीर खुल गई थी और बैग के अंदर से बड़े बड़े नोटों की गड्डियां बाहर झांक रही थी। प्रोफेसर मेहदी की हिदायत पर इनके स्टूडेंट्स ने इस शख्स को अच्छी तरह कस के पकड़ा। इसे खींचते खींचते कॉटेज नंबर 50 के अंदर ले गए। अब इन्हें पुलिस की आमद का इंतजार था। इसी स्नाम में आसपास के कॉटेजेस के रहने वाले भी हैरानों परेशान वहां जमा हो गए। 2 दिन पहले कॉटेज नंबर 49 में हुई वारदात के बाद वो सब सहमे सहमे लग रहे थे। ऐसे में प्रोफेसर मेहदी की कॉटेज पे एक मशकूक शख्स की मौजूदगी से उनका खौफ पहले से सवा हो गया। हवालात की सलाहों के पीछे तवील बरामदे में बहुत कम रोशनी थी। माहौल पर एक बोझलपन तारी था। थाने के किसी अंदरूनी कमरे का दरवाजा खुलने और बंद होने की कभी कभार आवाज आती थी। गेट के पास 2 संतरी बैठे मोबाइल देखने में मसरूफ थे। रात धीरे धीरे सिरक रही थी। वक्त की अपनी एक चाल होती है, चाहे रात हो चाहे दिन, वो अपनी मखसूस रफ्तार से गुजर जाता है। लेकिन पसे दीवार जिंदा किसी शख्स के लिए रात की रफ्तार गोया चूंटी की चाल होती है। सिराज हवालात की वहशतनाक तन्हाई में सख्त और चुभते हुए फर्श पर चित लेटा हुआ था। सर के ऊपर एक खड़खड़ करता पंखा इस तरह चल रहा था कि हवा कम फेंकता था और शोर ज्यादा करता था। अचानक ही इसने थाने के मरकजी गेट पर शोर सा सुना। बहुत सी आवाजें गड़बड़ हो रही थी। फिर किसी के जोर शोर से बोलने की आवाज सुनाई दी। इसने एक जरा सा सर उठाकर सुलाहों के बाहर झांका। इसे पुलिस वाले नजर आए जो किसी शख्स को धकेलते घसीटते और लाते मारते अंदर की तरफ ला रहे। पिछले 3-4 दिनों में सिराज इन बातों का आदी हो चुका था। थाने के गेट से अंदर दाखिल होने वाले मुजरिम या मुलजिम के साथ पुलिस ऐसा ही सलूक करती थी। इस वक्त भी सिराज ने यही सोचकर उस शख्स की तरफ से अपना ध्यान हटा लिया था। वो वापस फर्श पर लेटने लगा था कि एकदम ही उछल कर बैठ गया। पुलिस ने इस तायरे नो गिरफ्तार को लाते मारते हुए हवालात के सामने से गुजार रहे थे। बाहर की धीमी धीमी रोशनी के बावजूद सिराज की नजर जब इस शख्स के चेहरे पर पड़ी तो वो इसे पहचान कर एक झटके से उठ बैठा। सदमे और मायूसी से इसका दिल सा बैठ गया। वो शख्स कोई और नहीं, इसका दोस्त जावेद था। इससे उम्मीद थी कि जावेद आजाद रहकर इसकी रिहाई के लिए कोशिशें करेगा, मगर इस वक्त इसे भी थाने में किसी मुजरिम की तरह पुलिस के हाथों पिटते देखकर सिराज की उम्मीदों पर ओस पड़ गई। वो लपक कर सुलाहों के पास आया, इसे आवाज देने के लिए मुंह खोला। इसी वक्त जावेद को लेकर पुलिस वाले किसी दूसरे कमरे में दाखिल हो गए। वो बहुत देर तक इसी सुलाहों से लग कर बैठा रहा। एक पुलिस जवान से जावेद की गिरफ्तारी के बारे में पूछा तो इसने नहायत रुखाई से जवाब दिया कि इसे मालूम नहीं वो कौन है। वो बहुत से अंदेशों और परेशानियों में गिरा सुलाहों के पास बैठा रहा। कुछ वक्त गुजरा। इसे किसी अंदरूनी कमरे में एक शख्स के चीखने चिल्लाने और करब से वावेला मचाने की आवाजें सुनाई देती रही। बहुत देर के बाद जब चीखने चिल्लाने की आवाजें मालूम हो गई, एक सिपाही इसके पास आया और अपना डंडा सुलाहों पर बजाते हुए ऊंची आवाज में बोला, ओए क्या तुम जाग रहे हो? इसने सर उठाकर सिपाही को देखा। सिपाही करख्त लहजे में बोला, चलो थानेदार साहब तुम्हें अपने कमरे में बुला रहे हैं। वो बेताबी से खड़ा हो गया। सिपाही के साथ चलता हुआ थानेदार के कमरे में आया। अंदर दाखिल होते ही इसे शदीद दुख का झटका लगा। थानेदार के पैरों में जावेद शिकस्ता हालत में बैठा था। इसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखों के गिर स्याह और सब्ज हल्के बन गए थे, नाक और मुंह से भी खून रिस रहा था। इसकी हालत इतनी खराब थी कि सही तरीके से बैठ भी नहीं सकता। सिराज गमनाक आवाज में चिल्लाया, थानेदार साहब ये कैसा जुल्म है? जावेद के साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया है? ये मेरी तरह बेगुनाह है। इंस्पेक्टर ज़हूर ने मुज़हका हेज़ निगाहों में उसे घूर कर देखा,
फिर अपने करीब बैठे जावेद के बालों को पकड़कर एक झटके से इसका सर ऊपर उठाया और फिर जहरखंद लहजे में गुर्राया, देखो कमीने, ये तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में कितना फिक्रमंद है। ये तुम्हें अभी तक बेगुनाह समझ रहा है और तुम क्या कर रहे हो। ऐसे मुखलिस और सादा लोग दोस्त को मुजरिम बनाकर पुलिस के आगे फेंक रहे थे। जावेद ने नजर उठाकर सिराज की तरफ देखा। इसकी आंखों में दुख, मलाल और नदामत के तेज जकड़ जुल रहे थे। इसने कुछ कहना चाहा मगर होंठ कपकपा कर रह गए। थानेदार सिराज से मुखातिब हुआ और तंजिया लहजे में बोला, तुम कितने सादा और नादान हो। बरसों ऐसे शख्स के साथ रहकर भी इसकी नफरत को ना समझ सके, दोस्ती के रूप में इस आस्तीन के सांप को पालते रहे। जानते हो ये कमीना जिसे तुम बेगुनाह कह रहे हो, इसने क्या जुर्म किया है। पिछले 3 दिनों में बिश्करी, जील, जानापुर और जजाल में जो 3 कत्ल हुए हैं, इन सब के पीछे इसी जालिम का हाथ है। सिराज को अपने कानों पर यकीन आया। वो शदीद हैरानी और परेशानी से कभी जावेद को और कभी थानेदार को देखने लगता। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि एतबार दोस्तां के पिंदार के टूटने का मातम करे या फरेबे दोस्ती पर जावेद को लान तान करे। जावेद की आंखों में मलाल और नदामत के जो जज्बात हुआदीदा थे, इनसे जाहिर होता था कि इंस्पेक्टर ज़हूर सच कह रहा है। सिराज शिकस्ता सी आवाज़ में बोला, ये आपको कहाँ से मिला थानेदार साहब, क्या ऐसे कम्बास शहर से पकड़ कर लाए हैं। नहीं, ये बात बहुत ऐसा शातिर और चालाक था कि पुलिस की नाक के नीचे ही छुपा रहा और एक के बाद दीगरे 3 कत्ल की। इसकी दीदा दिलेरी तो देखो कि कार्टिज नंबर 49 कत्ल की वारदात करके कार्टिज नंबर 50 में छुपा रहा। मगर थानेदार साहब, शेरबाज के कत्ल की रात तो ये 12:30 बजे मेरे साथ होटल में ही से ही कार्टिज नंबर 49 तक आया था। फिर वो किस तरह शेरबाज के कत्ल में मुलविस हो सकता है। इसकी हैरानी अभी तक दूर नहीं हुई। यही तो इस शैतान की चाल थी। वारदात की सारी प्लानिंग खुद की कत्ल के लिए दूसरों को भेज दिया, खुद तुम्हारे साथ मौजूद रहा, इस तरह शेरबाज को कत्ल करा के तुम्हें इसमें फंसा दिया। सिराज ने दुख और नफरत से कपकपाती आवाज में जावेद से मुखातिब होकर कहा, तुम कैसे जालिम शख्स हो। मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था। तुम 15 साल दर बदर होकर अपना सब कुछ लुटाकर कम्बास आए तो तुम्हारी कितनी मदद की, क्या यही इसका सिरा दिया। जावेद ने नदामत और खजालत में सर झुकाकर कहा, मैं लालच में आ गया था सिराज। 80 लाख रुपयों ने मुझ पर ऐसा जादू किया कि दोस्ती और इंसानियत भुलाकर मैं शैतान बन गया। मैंने अपना इकबाली बयान पुलिस को रिकॉर्ड कराया है। तुम्हें भी शुरू से सब कुछ बता देता हूँ कि किस तरह मैंने दिमाग में ये शैतानी मंसूबा पाला था। जावेद ने इंस्पेक्टर ज़हूर से एक सिगरेट की दरख्वास्त की। इसे जलाकर गहरे गहरे कश लेता हुआ कहने लगा, मुझे पता चला कि शेरबाज 80 लाख लेकर इन पहाड़ी इलाकों में कहीं छुपा हुआ बैठा है। तब मैं इसके कदमों के निशानात ढूंढता हुआ यहाँ तक आया। सुल्तानपुर के होटल माउंटेन व्यू में याकूब पहला जवान था जिससे मेरा ताल्लुक पैदा हो गया। वो शहर से आने वाले अमीर लोगों को फांस कर जजार लेकर जाता था। इसने मुझ पर भी शाहाना के हुस्न और जवानी का जाल फेंका। मुझे शाहाना के हुस्न और जवानी की हवस नहीं थी। मैं तो शेरबाज को तलाश करके 80 लाख की रकम हासिल करना चाहता था। इस सिलसिले में मुझे एक मुकामी शख्स की जरूरत थी। इसी गर्ज से मैंने याकूब को मना नहीं किया। इससे पहली मुलाकात में ही जान गया कि वो बेहद लालची जवान है, इसलिए मैं अपने मकसद के लिए इसे इस्तेमाल करने का फैसला कर चुका था। जब मैंने शेरबाज का हुलिया और रेंगलर जीप की निशानियां बताकर इसके बारे में पूछा तो याकूब ने बिला तामुल कह दिया कि इस हुलिये के आदमी को वो जानता है। इसे कई दफा जजाल में शाहाना के पास लेकर गया था। फिर गुफ्तगू के दौरान ये खुला कि शेरबाज से नाला है, इस वजह से कि शबाना याकूब के हाथ से निकली जा रही है। याकूब बहुत मसरूफ रहता था। होटल की ड्यूटी के अलावा शबाना के लिए ग्राहक तलाश करने की जिम्मेदारी अलग से थी। इसलिए इसने अपनी मजबूरी बता के जानापुर के बादशाहान को मुझसे मिलवा दिया और वह बादशाहान जानापुर और बिशगिरी में शेरबाज का ताकुब करते रहे। इसके साथ 4-5 बदमाश किस्म के बंदे हर वक्त रहते थे, इसलिए हम सिर्फ दूर दूर से इसका पीछा कर रहे थे। इसके कत्ल से 3 दिन पहले साथी बदमाश कहीं गायब हो गए। शेरबाज अकेला रह गया। तब अचानक मेरे जहन में एक शैतानी ख्याल आया कि कोई ऐसा मंसूबा बनाना चाहिए कि जिससे 80 लाख के 2 दावेदार रास्ते से हट जाएं। बहुत सोच विचार के बाद बिलाखिर मैंने शेरबाज को कत्ल करके तुम्हें फंसाने का मंसूबा बना लिया। याकूब और बादशाह खान को अपने इस शैतानी खेल में राजदार बना लिया। इन्हें 5 लाख रुपए देने का वादा किया। वो दोनों बहुत लालची थे और जरूरतमंद भी। वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गए। फिर मैंने तुम्हें शहर से यहाँ बुलाया। कत्ल वाली रात मैं बज़ाहिर तुम्हारे साथ था, मगर इसकी प्लानिंग हमने पहले ही कर ली थी। इस रात शेरबाज जजाल में शहाना के पास जाने वाला था। शाम से जरा पहले वो जजाल के रवाना हुआ। जजाल के रास्ते पर याकूब और बादशाह खान इसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पत्थर डालकर सड़क ब्लॉक कर रखी थी। जब शेरबाज वहां पहुंचा, सड़क ब्लॉक देखकर नीचे उतरा तो वो दोनों अपना चेहरा छुपाकर इसके सामने आ गए। एक मुस्सर से हाथापाई हुई। फिर याकूब ने मौका देखकर अपने हाथ में मौजूद सिरिंज से बेहोशी की दवा इसकी गर्दन में इंजेक्ट कर दी। बेहोश होकर वो गिर पड़ा। इसे वापस रेंगलर जीप में डालकर कार्टिज नंबर 49 में ले आए। इस वक्त रात 11 बज रहे थे। मैं कार्टिज नंबर 50 में इनका इंतजार कर रहा था। जावेद ने थोड़ा तवक्कुफ किया। एक जरा सी बुझी सी मुस्कुराहट के साथ सिराज से कहा, तुम इस वक्त बिशगिरी झील के टीले पर होटल के कमरे में मौजूद थे। रात 9 बजे हम दोनों ने इकट्ठे खाना खाया। इसके बाद मैं कुछ देर चहलकदमी का करने का कहकर बाहर निकला। मंसूबे के मुताबिक रात 10 बजे के बाद दोनों शेरबाज को बेहोशी की हालत में कार्टिज लाने वाले थे।
रात 10 बजे के बाद झील के आसपास वीरानी छा जाती है, क्योंकि कई बार करीबी जंगलों से चीते वहां आ निकलते थे। मकीनों पर हमला भी किया था, इसलिए अक्सर लोग एहतियात के तौर पर 10 बजे तक अपने कॉटेज में चले जाते हैं। मैं होटल के कमरे से निकलकर सीधा कॉटेज नंबर 50 में पहुंचा। इस कॉटेज का मुलाजिम बादशाह खान का दोस्त था, इसे भी पैसों से खरीदा गया। जरा देर वहां इंतजार करने के बाद याकूब और बादशाह खान शेरबाज को लेकर आ गए। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। बादशाह खान ने कॉटेज नंबर 49 की दीवार फलांग कर अंदर से दरवाजे की कुंडी खोल दी। शेरबाज को बेहोशी की हालत में अंदर ले गए। इसका मुलाजिम सोया हुआ था, इसे भी बेहोश करके हाथ पैर बांधने में कोई दुश्वारी पेश आई। तब मैंने शेरबाज के बेडरूम की अच्छी तरह तलाशी ली। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार इसके बेड के नीचे से करेंसी नोटों से भरा हुआ बैग मिल गया। मैंने याकूब और बादशाह खान से कहा कि मैं वापस होटल जा रहा हूँ, तुम दोनों मंसूबे के मुताबिक 12 बजे के बाद शेरबाज का खून करोगे। मैं तब तक मुर्गे यानी तुम्हें वरगला कर लाऊंगा। याकूब ने सुल्तानपुर में एक दोस्त को यह जिम्मेदारी दी थी कि 1 बजने से 20 मिनट पहले जहानापुर थाना फोन करके कॉटेज नंबर 49 में कत्ल की वारदात की इत्तला दे दे। इसके बाद अपनी सिम तोड़कर फेंक दे। मैं वहां सीधे टीले के ऊपर होटल में पहुंच गया। इससे पहले रास्ते में मैंने एक जगह करेंसी नोटों से भरा हुआ बैग छुपा दिया। सिराज तुम्हें जरा सा भी शक नहीं हुआ कि मैं कैसा खूनी खेल खेला हूँ। मंसूबे के मुताबिक 12:30 बजे हम तैयार होकर कॉटेज नंबर 49 की तरफ रवाना हो गए। जब तुम कॉटेज में दाखिल हो रहे थे, मैंने देखा कि टीले की बुलंदी से पुलिस वैन नीचे उतर रही है। मैंने जल्दी से कॉटेज का दरवाजा बंद कर दिया और तेजी से कॉटेज नंबर 50 में जा घुसा। पुलिस आई, आसपास के कॉटेजेस में रहने वालों से पूछगिछ की। कॉटेज नंबर 50 के मुलाजिम को बाहर बुलाकर सवाल जवाब किया, मगर जब इसने प्रोफेसर मेहदी अली खान का हवाला दिया तो पुलिस को हिम्मत ना हुई कि कॉटेज के अंदर दाखिल होकर तलाशी ले लेती। मुलाजिम से तफ्तीश भी सरसरी अंदाज में हुई। मैं खामोशी से कॉटेज के कमरे में बैठा बाहर पुलिस और सिराज के शोरगुल को सुनता रहा और अपनी कामयाब प्लानिंग पर खुशी से झूमता रहा। जो दौलत अपनी चमक दिखाकर गायब हो गई थी, इसे वापस हासिल करके मैं जैसे हवाओं में उड़ रहा था। अपने एक और दोस्त को भी कत्ल और दूसरे दोस्त को कातिल के तौर पर फंसाने का जरा भी मलाल नहीं हो रहा था। बाद में मैंने गिना तो शेरबाज ने तकरीबन 30 लाख खर्च किया था। कुछ अपने साथी डाकुओं को दिया था और कुछ शाहाना पर खर्च किया था। 50 लाख मेरे लिए कम रकम नहीं थी। मगर किस्मत में कुछ और लिखा था। मैं आज रात कॉटेज से निकलने की तैयारी कर रहा था। मुलाजिम मेरे लिए कोई जरूरी सामान लाने बाजार गया था। अचानक प्रोफेसर साहब आ गए और मेरी कामयाबी एकदम मायूस कुन नाकामी में बदल गई। सिराज ने नफरत आमेज लहजे में कहा, बुरे कामों का हमेशा बुरा नतीजा होता है। तुमने पैसों के लिए शेरबाज का खून किया, इन्हीं पैसों के लिए मुझे कत्ल के जुर्म में फंसाने की कोशिश की, मगर बादशाह खान और याकूब ने तो तुम्हारा साथ दिया था। उन्हें क्यों कत्ल किया? बादशाह खान तुम्हारी वजह से मारा गया। जब तुमने थानेदार को इसका नाम अपने मामून और रहनुमा के तौर पर बताया तो मेरे दिमाग ने खतरे की घंटी बजा दी। बादशाह खान पुलिस की मार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जरा सी तफ्तीश के बाद वो सब कुछ उगलने वाला था, इसलिए पुलिस के इस तक पहुंचने से पहले ही मैंने इसे कत्ल कर दिया। सिराज ने कुछ चौंकते हुए पूछा, हवालात में भी 2 दफा तुम्हारा पैगाम मुझे मिला था, क्या कोई पुलिस वाला भी तुम्हारे लिए काम करता था? इसके बजाय इंस्पेक्टर ज़हूर ने जवाब दिया, जी हाँ, पैसे में बड़ी कशिश होती है। मेरा एक जवान याकूब के जरिए इस बदबख्त का आलाकार बन गया था। तुमसे तफ्तीश की सारी बातें वो जावेद को पहुंचा रहा था, अब वो भी ज़ेरे तफ्तीश है। याकूब को कत्ल करने की वजह क्या थी? सिराज बोला, मैं तो इसे जानता भी नहीं था। वो कमीना अपने लालच की वजह से मारा गया। 5 लाख लेकर भी खुश नहीं हुआ, मजीद 5 लाख मांग रहा था। ना देने की सूरत में साजिश पे नकाब करने की धमकी दे रहा था। इसे भी कत्ल कर दिया। इत्तफाक से मैं ऐन वक्त उसी वक्त इसके मकान में पहुंचा जब वो एक औरत का गला घोट कर उसे मार रहा था। वो बाद में पता चला कि शाहाना थी। इंस्पेक्टर ज़हूर ने सिगरेट जलाकर गहरे गहरे कश लेते हुए गंभीर आवाज में कहा, यह मशहूर बात है कि लालच बुरी बला है। हम सब अपनी तालीम के आगाज से ही ये जुमला और इससे जुड़ी हकायात सुनते रहते हैं। समाजी जिंदगी में भी बहुत मरतबा लालच करने वालों का अंजाम बुरा देखते और सुनते रहे हैं। इसके बावजूद अमली जिंदगी में बहुत से लोग इस बुरी बला की लपेट में आ जाते हैं। इज्जत भी, शोहरत भी और दीन ईमान सब बर्बाद कर लेते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि कोई बात पढ़ना और सुनना इतना अहम नहीं होता, इसे समझकर इस पर अमल करना ही अहम बात है। अफसोस बहुत कम लोग इस पर अमल करते हैं। तुम तीनों दोस्त भी इस बला की लपेट में आ गए। बेशक तुम दोनों को वरगलाने वाला शेरबाज था, मगर तुम नादान बच्चे नहीं थे, जानते बूझते जुर्म के रास्ते पर चल पड़े। अब अंजाम देख लो, शेरबाज मारा गया। जावेद को सजाए मौत नहीं तो उम्र कैद की सजा तो मिलेगी। और तुम सिराज अपने ही बैंक में डकैती की वारदात कराने के जुर्म में एक तवील अरसे के लिए जेल की सलाहों के पीछे जाओगे। नौकरी अलग से जाएगी। इस सारे खूनी खेल के दूसरे ज़िम्नी किरदार याकूब और बादशाह खान भी इसी लालच की वजह से अपने इबरतनाक अंजाम से 2-4 हो चुके हैं। प्रोफेसर मेहदी अली खान का मुलाजिम भी जेल में सड़ता रहेगा। तुम सब असीराने हवस थे, नफ्सियाती ख्वाहिशात के गुलाम थे। काश तुम लोग समझ जाते, दौलत से सब कुछ नहीं होती। इत्मीनान कल्ब और पुरसुकून जिंदगी दौलत से नहीं, कनात और तवक्कुल और नसीब से हासिल होती है। अपनी चादर देखकर पांव फैलाने से ही जिंदगी खुशगवार होती है। बाहर रात से रखती जा रही थी। दूर उफक पर सुबह काज़ब की सुरमई रोशनी फूटने को थी, मगर सिराज और जावेद अपने नसीब के अंधेरों में गिर गए थे। वो दोनों सर झुकाए बहुत ही दुख और नदामत से आंसू बहा रहे थे। इनका दुख भी, इनके आंसू भी अब बेफायदा। वो ऐसे असीराने हवस थे कि इनकी दुनिया और आखिरत दोनों ही बर्बाद हो गई थी।